कांग्रेस में इन दिनों संगठन सृजन कार्यक्रम तेजी से चल रहा है, जिसके तहत प्रदेश जिलाध्यक्षों के चयन के लिए पर्यवेक्षक लगातार बैठकों का दौर किए हुए हैं। प्रदेश के 36 जिलाध्यक्षों के चयन के लिए 17 पर्यवेक्षक रायशुमारी कर नाम का पैनल तैयार कर रहे हैं। रायपुर में आज हुई राहड़ के वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने जिला अध्यक्ष के लिए अपनी अनुशंसाएं दी। इस प्रक्रिया और गुटबाजी रहित नेता के चयन का दावा कर रही है। नहीं, पहले तो दावेदार तो आखिरी दिन आएंगे। अभी लोगों की तरफ से कौन नाम सामने आ रहे हैं उसका हम चयन कर रहे हैं। पहले जो मिलना चाहते हैं ऐसा कोई किसी ने चयन नहीं किया है। जो भी सामाजिक संगठन को हमने अपील की है कि आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर हमने सही फीडबैक देना चाहिए, वो आके मिल सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। मीडिया के माध्यम से सभी सामाजिक संगठनों से अपील की कि इस प्रक्रिया में आपका भी सहयोग हमें चाहिए, आप आके हमसे मिल सकते हैं और उनका हम फीडबैक लेंगे। ऐसा किसी सिलेक्शन प्रक्रिया से कोई किसी को बुलाया नहीं है, आम आदमी भी सलाह दे सकता है। इधर कांग्रेस में जब संगठन सृजन होने जा रहा है तो इस संगठन सृजन पर प्रतिस्पर्धी भाजपा की भी निगाहें टिकी हुई हैं। बीजेपी कांग्रेस की गुटबाजी को बढ़ाने वाला और अलग अलग कांग्रेस के बीच संघर्ष बढ़ाने वाला करार देकर तंज कसा है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को छत्तीसगढ़ के संदर्भ में तय करना चाहिए कि जिला स्तर पर दीपक बैज के कितने अध्यक्ष होंगे, भूपेश बघेल जी के कितने अध्यक्ष होंगे, नेता प्रतिपक्ष के कितने अध्यक्ष होंगे, बाबा जी के कितने अध्यक्ष होंगे, या फिर एक जिले में कम से कम 4-4, 5-5 उनके पदाधिकारी हों, एक हर किसी का अलग अलग गुट हो, क्योंकि उनके यहाँ पर एकता तो है नहीं। कोई भूपेश बघेल जी का आदमी है, कोई दीपक बैज जी का आदमी है, तो सारे आदमी को अलग अलग कर देना चाहिए कि एक भूपेश बघेल जी के कहते हैं कांग्रेस कमेटी है और एक कहते हैं दीपक बैज की कांग्रेस कमेटी है, एक टी.एस. सिंहदेव जी की कांग्रेस कमेटी। इस तरीके से अलग अलग कमेटी बना करके उनको वो करना चाहिए, मुझे लगता है। इधर जब संगठन सृजन को लेकर सियासत छिड़ी हुई है तो जवाब में दीपक बैज इस प्रक्रिया को भाजपा से बेहतर बता रहे हैं। भाजपा में जिला अध्यक्ष चयन से अलग कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चयन को गांव के बीच की आवाज बताकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह लोकतांत्रिक रूप से जिला अध्यक्ष का चयन हो रहा है और कहीं न कहीं हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने ये सिस्टम तय किया है ताकि पारदर्शी रूप से चाहे प्रदेश उस जिले के बड़े नेता हो या उस जिले के छोटा सा कार्यकर्ता भी हो, बूथ लेवल कार्यकर्ता हो, मंडल, सेक्टर, ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष हो, उनसे पूछकर जिला अध्यक्ष चयन की प्रक्रिया चल रही है। हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है कि किसी को पर्ची दे दे, मुख्यमंत्री बना दे, पर्ची दे दे, दिल्ली से पर्ची आ जाएगा तो मंत्री बना दे। ये सिस्टम भारतीय जनता पार्टी में है, कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक रूप से हमारे कार्यकर्ताओं को अधिकार दिया है कि अपने पसंद से जिला अध्यक्ष चुन सके। फिलहाल कोरबा, राजनांदगांव जैसे कई जिलों में संगठन सृजन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और नेताओं की राय के बाद कार्यकर्ताओं की बारी आएगी। अब तक नेताओं ने अपने समर्थकों को पद दिए, लेकिन अब नेताओं को पद कार्यकर्ता देने वाले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के फॉर्मूले के तहत शुरू हुई इस नई कवायद से कितना फायदा होगा या कितना नुकसान होगा, इसका फिलहाल अलग अलग तरीके से आकलन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कांग्रेस के उस फार्मूले पर जो कि राहुल फार्मूले के नाम से इस समय चर्चित है और इसी फार्मूले के तहत कांग्रेस अपने जिला अध्यक्ष तलाश रही है।
जिलाध्यक्ष के चयन के लिए बाकायदा एआईसीसी से 17 ऑब्जर्वर भेजे गए हैं और इन ऑब्जर्वरों का काम ये है कि वो ऐसी प्रतिभाओं को खोजे जो कि जिलाध्यक्ष के रूप में कुर्सी संभाल सके। लेकिन इस पूरे फार्मूले को लेकर सियासत छिड़ी हुई है। कांग्रेस के अंदर कुछ अलग बातें हैं, बीजेपी इसे कुछ अलग नज़रिए से देख रही है और इसीलिए पूरा राहुल फार्मूला एक बार फिर कसौटी पर कसा जाने लगा है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल चौबे जी का बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में हैं के.एस. चौहान जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि कांग्रेस का ये नया फार्मूला जब आता है तो कुछ नई परिपाटी जो कि पहले से स्थापित परिपाटी से अलग होती है वो कांग्रेस स्थापित करती है। एनएसयूआई चुनाव में भी यही हुआ, युवा कांग्रेस चुनाव में भी हुआ और अब ये जो बड़ी कांग्रेस जिसे कहा जाता है उसमें ये होने जा रहा है। लेकिन चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा है और जो कहा जा रहा है वो हो रहा है या हो पाएगा, इसी पर पहली टिप्पणी ले लेते हैं सुरेंद्र शर्मा जी की। सुरेंद्र शर्मा जी वो शख्सियत भी हैं जो कांग्रेस में ट्रेनिंग के जरिए एक बड़ा कैडर तैयार करके 2018 में कांग्रेस को जिताने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। सुरेंद्र जी, अब ये जो नई प्रक्रिया आ रही है, इस प्रक्रिया में कितना जो बातें कही जा रही है वो इम्प्लीमेंट हो पा रही है कि आप कैसे देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया को? कार्यकर्ताओं की राय से तय होगा कहा जा रहा है, ये हो पा रहा है क्या? इस संगठनों में बड़े बड़े नेता अपने मर्जी के लोगों को थोप देते हैं और वो उनकी जो निष्ठा है या उनकी जो दायित्व की जिम्मेदारी है वो नेताओं को देती है। राहुल गांधी जी ने इस बात को समझा है, कांग्रेस पार्टी ने इस बात को समझा है और हमारे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष तक, मंडल अध्यक्षों की तो नियुक्ति हो चुकी है, ब्लॉक अध्यक्षों की सूची बन चुकी है। अब जिला अध्यक्षों के नियुक्ति के लिए, उनके चयन के लिए केंद्र से ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं और बहुत ही पारदर्शिता के साथ, बहुत ही निष्पक्षता के साथ कार्यकर्ताओं की बात सुन करके, कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा करके जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जा रही है और ये निश्चित रूप से स्वागतीय है। ये कदम कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा मैं मानता हूं। आपको याद होगा कि 2018 से पहले 2017 और 18 में हम लोगों ने यही फार्मूला छत्तीसगढ़ में लागू किया था। माननीय भूपेश बघेल जी तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने सबसे राय मशविरा करके जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और पदाधिकारियों का चयन किया था और उसके बाद ट्रेनिंग के माध्यम से कांग्रेस की रीति नीति, कांग्रेस की इतिहास, सारी चीजों की जानकारी दी गई थी, जिसका एक अच्छा परिणाम निकला कि 2018 में हम एक तरफा जीत पाने में सफल रहे। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुरूप अगर उनका जिला अध्यक्ष होगा, कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुरूप उनका ब्लॉक अध्यक्ष होगा, कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुरूप उनका मंडल अध्यक्ष होगा, तो निश्चित रूप से अधिक अच्छे तालमेल के साथ काम हो सकेगा और इससे कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, और काफ़ी अच्छी सोच के साथ ये फार्मूला बनाया गया है क्योंकि आमतौर पर आरोप ये लगता था कि नेताओं के द्वारा थोपे गए लोग ही जिला अध्यक्ष की कुर्सी संभालते हैं। ऐसे में एक नया पैमाना चयन का कांग्रेस ने तैयार किया है और ये कितना सफल होगा इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन नया तो काफ़ी हद तक लग रहा है। बीजेपी का भी पक्ष सुन लेते हैं क्योंकि अब तुलना की जा रही है कांग्रेस और भाजपा में। भाजपा में कैसे जिलाध्यक्ष हुए तय और कांग्रेस में कैसे तय हो रहे हैं और इसी आधार पर कांग्रेस अपने आप को बेहतर और कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया से तैयार हुई पार्टी बता रही है, जबकि बीजेपी इस मामले को दूसरे नज़रिए से देखती है। क्या कहेंगे चौहान जी? अब तो तुलना होगी, आप लोगों के यहाँ तो लिस्ट आ गई, अचानक से सारे लोग चौकन्ने रह गए कि किसका नाम आ गया, जिनका नाम नहीं सुने वो भी बन गए। अब इनके यहाँ जब हो रहा है तो आप लोग सवाल उठा रहे हैं। ऐसा कौन सा नाम है जो चौंकाने वाला था मोहन जी? ऐसा कौन सा नाम था? दूसरी बात यह है कि राहुल फॉर्मूला जो है वो ऊपर क्यों नहीं चलता है? राहुल फॉर्मूला ऊपर क्यों नहीं चलता है? राहुल गांधी खुद 5वीं पीढ़ी है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। पहले स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू जी के पिताजी
मोतीलाल नेहरू जी, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी, उसके बाद इंदिरा गांधी जी, उसके बाद राजीव गांधी जी, उसके बाद सोनिया गांधी जी, उसके बाद राहुल गांधी जी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी में एक भी नाम ऐसा बता दें कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या पुत्र जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ दीजिए, आप प्रदेश अध्यक्ष बता दीजिए, प्रदेश अध्यक्ष भी छोड़ दीजिए, आप जिला अध्यक्ष बता दीजिए कि किसका पुत्र जो है या किसका भाई जो है वो जिला अध्यक्ष बना हो। अब मैं आ जाता हूं इनके संगठन में। तो इनके संगठन में तो राहुल का जो फॉर्मूला है, क्या राहुल का फॉर्मूला उस समय नहीं चलता है जब अपराधियों को पद दिया जाता है? रंजीत रंजन जो कि एक कुख्यात, जिनके पर पता नहीं कितने आरोप हैं, जिनके हस्बैंड के ऊपर कितने आरोप हैं, उनकी वाइफ को यहां पर राज्यसभा सांसद बना दिया जाता है। एक जो बलौदा बाजार में अग्निकांड में जिनका नाम आता है, 6-7 महीने वो जेल में रहते हैं, उनको राष्ट्रीय सचिव बना दिया जाता है। जो नोट का बंडल सामने रख के अपने आप को दर्शाता है, उसको टिकट दे दी जाती है। जो अभी टिकट पाया हुआ है विधायक, उसके नाम से FIR हो जाती है। तो इनके यहां पैमाना है, और वो पैमाना है अपराध का। बिल्कुल निश्चित तौर पे बहुत सारे पैमाने इनको नहीं, लेकिन लेकिन ये पुरानी बात हो गई ना। हाँ। अब से यानी कि इस महीने से जब से पर्यवेक्षक आए हैं, नया पैमाना आ गया, नए तरीके से चयन होगा। हाँ। अब बदल रही है कांग्रेस, पुरानी बातें भूल अभी की बात भी मैं कर देता हूं, अभी की बात भी मैं कर देता हूं। क्या आप उनको पैनल पे नहीं लेंगे कि क्या देवेंद्र यादव को, क्या कवासी लकमा को, या उनके पुत्र को, या उनके जो चेतन बघेल है उनको, या विकास तिवारी को, या अरुण तिवारी को नहीं लेंगे, या शाहनवाज को नहीं लेंगे, या मोहम्मद आसिफ को नहीं लेंगे, या आसिफ मेनन को नहीं लेंगे, या विजय शाह को नहीं लेंगे, या विकास को नहीं लेंगे, कि विकास गज को नहीं लेंगे? आप किसको नहीं लेंगे? सभी की फेहरिस्त है, सभी लोग अपराधी हैं, सभी के नाम पे FIR है, किसको नहीं लेंगे? आप देख लीजिए कि पैनल में वो नाम जाएगा कि नहीं जाएगा। और पैनल में एक और खास चीज है कि वो ये बोल रहे हैं कि एक तो अध्यक्ष रहेगा, उसके बाद एक और स्टैंडिंग अध्यक्ष रहेगा। स्टैंडिंग नहीं, स्टैंडिंग अध्यक्ष वो रहेगा कि अगर मान लीजिए कि ये वाला अध्यक्ष ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसको हटा दिया जाएगा, लेकिन उसको भी 3 मौके दिए जाएंगे। 3 मौके दिए जाएंगे, तब तक तो इनका चुनाव भी आ जाएगा। अब ये क्या है, एक चीज साधने वाली बात है। मेन बात ये है तिवारी जी कि ये 4 लोगों की लड़ाई, TS सिंहदेव जी, दीपक बैज जी, भूपेश बघेल जी और चरणदास महंत जी, ये चारों की जो लड़ाई है वो चारों लोगों के पैनल में नाम भी जाएंगे। एक लोगों का साधना है और 6 लोगों के इसीलिए तो नाम जा रहे हैं। नहीं, लेकिन बड़े लोगों से तो पर्यवेक्षकों को मिलने पे भी पाबंदी लगा दी गई है, ऐसे में कैसे हो? हम सब जानते हैं कि बड़े पर्यवेक्षक जो है वो किसके इशारों पे चलेंगे और किसके इशारों पे नहीं चलेंगे, ठीक है, हम सब जानते हैं। चलिए, कुछ मापदंड है, लेकिन वो उसमें कितना ये पूरा फार्मूला खरा उतरेगा, इस पर सवाल है। लेकिन अनिल चौबे जी से टिप्पणी सुन लेते हैं। दोनों पक्षों का देखने का नज़रिया अपना अलग अलग है, पर ये कांग्रेस जिस राह में जा रही है, ये जो फार्मूला आ रहा है, ये कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा या नुकसान? चौबे जी। मोहन भाई, अभी कांग्रेस के पास तमाम फार्मूलों की कसौटी के लिए 2.5 साल है। अभी काफ़ी दिन है इलेक्शन के। ये जितने भी फार्मूले हैं, जो भी एक्सरसाइज है, इसका परिणाम तो वोट पे आता है कि कितनी वोट मिली और कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा। अब चूंकि कांग्रेस के पास सत्ता है नहीं है, तो वो इसी बहाने अपने लोगों को रिचार्ज करते रहते हैं। लेकिन एक बड़ी प्रचलित कहावत है मोहन भाई कि जिस मठ में बहुत से मठाधीश होते हैं, वह मठ ऑटोमेटिक ख़त्म होने की स्थिति में रहता, मतलब उसका जो सृजन हो या जो भी हो वो ठीक नहीं रहता। तो मठों और मठाधीश में ज़रा यहाँ पर बड़ी दिक्कत आ रही है। अब जो उन्होंने फार्मूला ईजाद किया है कि ये कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, फिर सबसे छोटा वाला अध्यक्ष चुना जाएगा, फिर ब्लॉक का चुना जाएगा, फिर ज़िले का चुना जाएगा, फिर प्रदेश का चुना जाएगा। फार्मूला बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर ऐसा सही में हो रहा है
तो शायद इनका जो सृजन है, सृजन का मतलब रचना है, रचना कुछ ठीक ठाक हो जाएगी। लेकिन ये एक्सरसाइज इनकी चलती रहेगी क्योंकि इनके पास 2.5 साल का समय है और ये बहुत आराम से अपने कार्यकर्ताओं को लॉलीपॉप दे के, तरह तरह की स्कीम दे के उनको संगठित करते रहेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता यहाँ वहाँ चल भी ना दे, ये स्थिति रहती है, सत्ता नहीं रहती है। तो ये उनका फार्मूला ठीक है और वो इस पर काम करते रहेंगे। अब इसका जो परिणाम है वो 2.5 साल के बाद ही समझ में आएगा कि इनका सृजन वाकई रचनात्मक था या नहीं था। ठीक है, चलिए, ये इसके लिए तो इंतज़ार करना होगा, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों का जवाब हम ले लेते हैं कांग्रेस से। और कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं, तो वो बड़ी साफ गोई से इस बात को बताएंगे भी कि ये जो चीज़ें हैं कुछ कठिन भी हैं कांग्रेस के लिहाज से, कि ये कहा जा रहा है कि बड़े लोगों से नहीं मिलेंगे, बड़े लोगों के प्रभाव में नहीं आएंगे, कार्यकर्ता जो कहेगा उसे बना दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें संभव है क्या कांग्रेस में? सुरेंद्र शर्मा जी, आप तो करीब से देखते रहे हैं पूरी प्रक्रिया को। इस सबसे पहले तो मैं हमारे मित्र चौहान जी को कुछ बातों का जवाब दूंगा। जिस दमभोक्ति और जिस घमंड के साथ उन्होंने चर्चा की, उनको ये शायद पता नहीं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश की जनता ने चुना, इंदिरा जी को देश की जनता ने चुना, राजीव जी को देश की जनता ने चुना, अध्यक्ष हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुना, और आज खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अभी राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इस चमकदार रूप का परिवार भारतीय जनता पार्टी के पास न कभी हुआ है और न कभी होगा। इसलिए इस बात को छोड़, आज अगर देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उनको कांग्रेस के अंदर में क्या हो रहा है इस चिंता को छोड़ के चाकूबाजी बंद करवाने पे ध्यान देना चाहिए। सूखे नशे के व्यापार पे रोक लगाने की कोशिश करनी चाहिए। किसानों के धान खरीदी समुचित रूप से सही टाइम पे हो जाए, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। सुशासन नाम की चीज किस चिड़िया और चिड़िया कहाँ पर उड़ रही है, इसका पता लगाना चाहिए। अधिकारी किस तरह से मदान हो चुके हैं, किस तरह से मनमानी कर रहे हैं, इसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए। अपने साथियों को भारतीय जनता पार्टी की सुचिता की चर्चा करने वाले चौहान जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अजीत पवार कौन है जिनके ऊपर 63,000 करोड़ के घोटाले का आरोप माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लगाया था? वो जो असम के मुख्यमंत्री हैं शर्मा जी, वो कौन है? भारतीय जनता पार्टी में जब लोग शामिल हो जाते हैं तो वो दूध के धुले हो जाते हैं, उनका अपराध समाप्त हो जाता है। शर्मा जी, लेकिन आप आज तो संगठन पे ही अपन केंद्रित जब संगठन पे चर्चा है तो संगठन पे ही चर्चा करना चाहिए। ये अपराधी है, वो अपराधी है। चौहान जी जांचकर्ता भी बन गए, न्यायाधीश भी बन गए, तो जवाब तो मैं दूंगा। और जहां तक सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने सही कदम उठाया है। कार्यकर्ताओं की राय से पदाधिकारियों का चयन हो रहा है। निश्चित रूप से आपको आज इस बात को नोट कर लीजिए, आप इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा। 3 साल बाद भारतीय जनता पार्टी फिर से 15 सीटों पर आएगी। जिस हिसाब से ये इनकी सरकार चल रही है, ये धोखे में मत रहे। हमारी भी 72 सीट थी और 72 सीट के बाद आज हम विपक्ष में बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई पट्टा लिखा के नहीं लाई है। 3 साल इंतजार कीजिए चौहान जी, इसी चैनल पे आपसे बात होगी। ठीक है, चलिए, ये कुछ चीज़ें हैं जिस पर कांग्रेस अगर काम कर रही है तो बीजेपी इतना हाय तौबा क्यों मचा रही है? ये भाई प्रक्रिया का अंग है और एक सबसे बड़ा आधार यही है कि वहाँ से कार्यकर्ताओं की ओर से नाम आएगा, चाहे जिसका नाम आए उसे वो अपने पार्टी का नेता बनाएंगे। माननीय शर्मा जी, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है जवाहरलाल नेहरू जी को या इंदिरा गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, राजीव गांधी जी को या राहुल गांधी जी को या मोतीलाल नेहरू जी को, तो वो जनता ने नहीं बनाया। माननीय शर्मा जी, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपके कई
जो मंत्री हैं, कोई संतरी हैं, कोई आदमी हैं, उनके सुपुत्र हैं। चैतन्य बघेल की आज 7-8 अर्जियां फेल हो गई हैं माननीय शर्मा जी, आपको देखना चाहिए कि क्यों न्यायालय। मैं संगठन में ही आ रहा हूं, मैं संगठन में ही आ रहा हूं। संगठन में इनको जो ज्यादा अपराधी होगा, जो जितना बड़ा अपराधी होगा, उसको उतना बड़ा पद दिया जाएगा। जैसे हमने देखा है, अरे आप 4 साल से आपका कोषाध्यक्ष भागा हुआ है, उसको तो आप बना नहीं पाए, और बिना कोष के कैसे पार्टी चल रही है? क्या कोषाध्यक्ष के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है? तो ये मैं कैसे मान जाऊं? वो आपका फरार है, और वो क्यों नहीं आ रहा है सामने? और उसके बाद आपके कम से कम 10 केस चल रहे हैं। आप एक भी केस हमारा बताइए कि 15 साल की रमन सरकार में हमारा एक भी केस आपने करवाया हो। आपने कोशिश बहुत की, लेकिन न्यायालय ने ये जो कोई केस है ही नहीं, तो उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? आपको तो बेल भी नहीं मिल रही है, बेल भी नहीं मिली। ये तो आपका मोहन जी, मैं विषय पे ही आ रहा हूं, मैं विषय पे ही आ रहा हूं। फार्मूले में बोलिए कि वो क्या है, कैसे खारिज करेंगे? मैं विषय पे आ रहा हूं, ये चुनौती है। मैं एक बात बताइए मोहन जी, जहां पर इनके 7 पार्षद है, 7, वहां पर तो ये लोग विपक्ष का अपना नेता नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, कोई और क्या मेन बात क्या है मालूम है तिवारी जी? मेन बात यह है कि जनता से ये लोग लात खा चुके। जनता ने इनको 20 महीने में 3 बार इनको पूरा नकार दिया। हर जिले से नकारा, हर क्षेत्र से नकारा। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर आप 12-12 सीटें लेके आए थे, वहां पर आपकी 1 या 2 सीटें हैं, उसमें भी आपके विधायक जो है अंदर है। एक विधायक क्यों ऊपर एफआईआर हो गई? आप लोगों के तिवारी जी, मैं संगठन पे ही हूं, मैं इनके संगठन पे ही हूं, इनकी संरचना बता रहा हूं, संगठन में बता रहा हूं। संगठन ये कैसे संभव हो पाएगा? ये जो सवाल उठा रहे हैं कि भाई जब आप लोगों को नेता प्रतिपक्ष चयन करना होता है तो नहीं हो पाता। इतने बड़े संगठन का जिला अध्यक्ष राय से आम राय से हो पाएगा क्या? ये सवाल है सीधा। पहले तो चौहान जी की एक बात का जवाब दे दूं। मैंने ये नहीं कहा था कि जनता ने अध्यक्ष चुना, मैंने ये कहा था जनता ने प्रधानमंत्री चुना था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष चुना था, ये बात मैंने कहा था। कृपया मैं जो बात कहता हूं तो थोड़ी गंभीरता से सुना कीजिए। मगर सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो मदान्ध हैं, नशे में चूर हैं, सत्ता इनके सर पे चढ़ के बोल रही है, इनको दूसरों की बात सुनाई नहीं देती। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर हम में कोई गलती नहीं होती तो हम सत्ता से च्युत नहीं होते। आज पार्टी उसको सुधार करने की कोशिश कर रही है, कार्यकर्ताओं की बात को समझने की कोशिश कर रही है और नए तरीके से संगठन का सृजन करने का प्रयास कर रही है। कोई भी आदमी या कोई भी दल एक बार जब पराजित हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा पराजित होगा या वो इतना कमजोर हो गया। आज छत्तीसगढ़ में फिर भी हमारे 36 विधायक है, छत्तीसगढ़ में हमारी स्थिति कोई कमजोर नहीं है। और चौहान जी याद दिला रहे हैं तो आपको याद दिला दूं कि हमारी सरकार में भी 5 उपचुनाव हमने जीते थे, सारे नगरीय निकाय जीते थे, सारे ग्राम पंचायतों के चुनाव जीते थे, मगर उसके बावजूद आज हम विपक्ष में हैं। आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि आप सदा दिन रहेंगे, और कोई भी बात बोलने के पहले आप जो है कम से कम मेरे सामने जो घमंड से बात करते हैं, गर्वोक्ति पूर्वक बात करते हैं, मदान होकर बात करते हैं, ये कृपया मत किया कीजिए। मैं बहुत शालीनता पूर्वक किसी भी विषय पर चर्चा करना पसंद करता हूं। तो मुझको बड़ा अफसोस हुआ कि आपने संगठन के संबंध में बात करने के बजाय सारी बातें कही। आप मजिस्ट्रेट भी बन गए। मैं तो एक ही बात कहता हूं, एक शेर याद आता है मुझको आप लोगों की हालत को देख के, बहरों की अदालत है, गूंगों की गवाही है, अन्याय ही अन्याय है, तबाही ही तबाही है, इंतजार कीजिए 3 साल, ज्यादा दिन नहीं है। चलिए आज इस तरह के आरोप प्रत्यारोप में नहीं आते। आज तो संगठन पर एकेडमिक चर्चा है। एक ले लूंगा राय आपकी भी। चौबे जी, दोनों पक्ष तो इस बात पर कायम है कि भाई बीजेपी मान के चल रही है कि इनका संगठन का सृजन नहीं हो पाएगा। कांग्रेस कोशिश कर रही है कि टूटा फूटा घर है उसको नए सिरे से सृजित किया जाए। कितनी सफल होगी कांग्रेस? इसके कितने चांसेस हैं? नहीं, देखिए जिस तरीके से शर्मा जी बता रहे थे कि नीचे से लेकर ऊपर तक रायशुमारी चल रही है और काफ़ी दिनों से इनके पर्यवेक्षक आए हुए हैं। अब सारा खेल तो वही है ना कि पर्यवेक्षक आए हुए हैं, रायशुमारी चल रही है, अंत में पता चला मठाधीश ने भी अपने 4 नाम दे रखे हैं और फिर उनमें से अगर किसी को नहीं होता ना तो फिर बगावत हो जाती है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि जिस मठ में बहुत से मठाधीश हो जाते हैं
उस मठ का जरा लफड़ा ही रहता है, मतलब वो सरवाइव करने में उसको दिक्कत होती है। नहीं, और हम देखते हैं कि पर्यवेक्षक जब आते थे मुख्यमंत्री के चयन में तो विवाद पैदा वहीं से होता था। अब ये जिले में भी पर्यवेक्षक आने लगे तो क्या जिले में भी ऐसी स्थिति हो जाएगी क्या? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि मठाधीश एक होता है तो मठ चलता है। अब यहाँ पर इतने सारे हो गए हैं। नहीं तो नेता तो रहेंगे भाई किसी भी पार्टी नहीं, में। नेता अलग चीज होती है, नेता रहे ना, लेकिन एक तो आदमी, एक सिंगल आदमी तो होना चाहिए ना जो उस पूरे कुनबे को लेके चले। ये अभी कांग्रेस में बड़ी कमी हो गई है। सभी मठाधीश हो गए हैं, हमारे 4 चाहिए, हमारे 5 चाहिए, हमारे 3 चाहिए, तो अंत में जाके तो झगड़ा खड़ा हो ही जाएगा। ठीक है शर्मा जी, विटामिन की गोली आप लोग ले रहे हैं ताकतवर होने के लिए, लेकिन वो रिएक्शन कर जाएगी, ये इसका भी अंदेशा है। इसके लिए तैयार हैं कि नहीं आप लोग? नहीं, रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस मुख्य बात यह है कि कार्यकर्ताओं की शिकायत हमेशा यही रहती है कि भाई हमारा अध्यक्ष बन गया, हमको पता ही नहीं है। तो कार्यकर्ताओं की राय से जब किसी पदाधिकारी को चयनित किया जाएगा, निश्चित रूप से किसी भी नए काम में, एक बात समझ लीजिए, राजनीतिक क्षेत्र ऐसा होता है जहां सर्वसम्मति कभी नहीं बनती, मगर बहुमत की बात अगर स्वीकार कर ली जाए उसको सर्वसम्मति ही माना जाता है। तो अभी कार्यकर्ताओं के बहुमत को स्वीकार किया जाएगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी का संगठन बड़ा मजबूत होगा और बड़ी ताकत के साथ बात। ठीक है, जो नहीं होता था वो तो कम से कम हो रहा है। एक कार्यकर्ता को ये नहीं लगेगा कि हमसे पूछा ही नहीं गया, पूछा गया किसी और को भले बना लिया गया, लेकिन पूछ के बनाया जाएगा। चौबे जी कुछ बोलना चाह रहे थे इसमें। शर्मा जी, थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ कि जब भूपेश बघेल आपकी पूरी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे और सिंहदेव उनके साथ जुड़े हुए थे, मतलब 2 ही लोग थे, तो कितनी ताकत से वो लोग आगे गए और उन्होंने सत्ता हासिल की। मेरा कहने का मतलब यही है, कोई भी हो, एक सिंगल पहले व्यक्ति चुन लो कि इनके गाइडेंस में सारे लोग काम करेंगे। ये सहमति अगर बन जाए तो फिर इतने पर्यवेक्षक लाने की और इतने एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं। एक ही व्यक्ति की चलेगी, फिर ऐसे में तो सामूहिक नेतृत्व कहाँ हुआ? सर, व्यक्ति भले ही एक होता है लेकिन सामूहिक नेतृत्व उसके साथ चलता है। आज तक तो यही होता रहा है। अब क्या होगा कि 4 व्यक्ति हो गए, 4 समूह हो गए, तो झंझट, इसीलिए तो पर्यवेक्षक को आना पड़ रहा है। कम से कम बीजेपी में ऐसा होता है क्यों? चौहान जी, आप अपनी पार्टी के भी बताइए। ये तो क्रिटिसाइज इसलिए भी हो रहा है कि आपके यहाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है? जल्दी समय देखिए तिवारी जी, पहले मैं कांग्रेस पार्टी की ही बात कर लूं। नहीं, अपने पे आइए, समय हाँ, मैं अपने पे भी आता हूं कि हमारे में जो जिला अध्यक्ष तय किया जाता है वो यहीं से तय किया जाता है, प्रदेश से ही तय किया जाता है, और रायशुमार और नाम जाते हैं मंडलों से, उसके बाद तय किया जाता है। कोई दिल्ली नहीं जाता है नाम। यहां पर तो दिल्ली जा रहे हैं, बोलते हैं राहुल गांधी जी करेंगे, 6 लोगों के नाम जाएंगे, राहुल गांधी जी एक नाम भेजेंगे। राहुल गांधी जी को क्या मालूम। और उसके बाद जो यहां पर पर्यवेक्षक जो आए हैं, उसके साथ जो उनके सहयोगी बने हुए हैं, वो तो बेचारे सृजन कर ही रहे हैं। सृजन ऐसे कर रहे हैं कि मैंने सुना था कि सोते सोते सृजन होता है, रात को सृजन होता है। तो शिव डहरिया और सत्यनारायण शर्मा तो सोते रहते हैं उनकी मीटिंग में, तो वो सृजन कर रहे हैं अपना। और उसके बाद सुनिए, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ना इनके पास नेता है, ना नीति है, ना नीयत है, ना नेतृत्व है, और ना ही निष्ठा है। इसी को ठीक कर रहे हैं, ना ही निष्ठा। अरे निष्ठा है ही नहीं। ठीक है, अगर निष्ठा होती, कमियां हैं शर्मा जी, जल्दी 30 सेकंड में, ये कमियां हैं, इनको तो आप लोग स्वीकार करिए और ठीक करिए। देखिए, एक बात समझ लीजिए, अभी चौबे जी ने कहा कि इसमें बहुत सारे मठाधीश हैं, मगर सवाल ये है कि जितने मठाधीश और उनके जो समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो क्या भाजपा समर्थन तो नहीं कर रहे हैं? भाजपा के विरोध ही में है ना। तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, चाहे किसी नेता का समर्थक हो, किसी गुट में हो, मगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही खड़ा, भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो बिजली के दाम बढ़ाए हैं, उसका करंट जब इनको लगेगा तब पता चलेगा। अभी संगठन सृजन हो तो जाने दीजिए, हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं। हमारे पास 3 साल का समय है ना। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता चाहे जिसके साथ हो, वो है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, विपक्ष में और कांग्रेस के पक्ष में। ठीक है, और हम लोग बैठे इसीलिए टेस्टर लेकर
टेस्ट करेंगे किसका करंट है, इधर संगठन सृजन का करंट है, इधर बिजली का करंट है, सब हम आपको बताते रहेंगे। चर्चा के लिए समय इतना ही है, चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। के.एस. चौहान जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।